हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 7 ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट का लेसन नंबर 30 ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट जो बायो के चैप्टर है पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Hope you all will be fine. Today we will read chapter 30, which is Human Impact on Environment. So let's start the chapter. While there are many reasons for appreciating nature's bounty, there are also reasons for expressing concern regarding environmental problems. Environmental problems arise both due to natural processes and human activities. These problems adversely affect human and other forms of life. हम लोग के पास बहुत सारे रीजन्स है जिसमें हम लोग अपने प्रकृति के भरपूर सराहना कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे रीजन्स है जिसके कारण हम लोग को जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ हम लोग को सोचने की आवश्यकता है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स दो वजह से, एक तो नेचुरल प्रोसेस की वजह से और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। और ये जो प्रॉब्लम है वो ह्यूमन के लाइफ को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। In this lesson, you will learn about some natural and man-made environmental problems, their causes, effects, and control. We will first explain the issues related to human activities and then discuss the natural disasters. But even before that, it would be worthwhile to consider how the growing population can affect the environment. इस लेसन में आप लोग नेचुरल और मैनमेड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ोगे, उसके कारण के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कॉजेज है, इफेक्ट्स क्या है, उसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। पहले हम लोग उसके इश्यूज को एक्सप्लेन करेंगे जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है इन्वायरमेंट को, और उसके बाद फिर जो नेचुरल डिजास्टर्स है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम लोग जो इन्वायरमेंट पे ग्रोइंग पॉपुलेशन का क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। वी हैव द टॉपिक विच इज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज फॉर कंसर्न। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जिसके ऊपर हम लोग को सोचने की आवश्यकता है, हम लोग उस चीज को अभी पढ़ने वाले हैं। You have already learned about the natural environment and its components in the previous lesson. You must have realized the importance of maintaining a clean environment for supporting life. But developmental activities carried out by humans have degraded and polluted the environment. It has become necessary, therefore, to keep a close watch on their impact on the environment. Human population of our country has crossed the 1 billion mark. The large population world over, technological advancement in recent years, and lack of respect for our environment has added to the list of problems, especially pollution and depletion of natural resources. तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं नेचुरल एनवायरनमेंट और उसके कंपोनेंट के बारे में, और आप लोग को ये रियलाइज हो गया होगा कि हम लोग का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे हम लोग की लाइफ को सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है। लेकिन जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो ह्यूमंस के द्वारा कैरी किए जा रहे हैं वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। और यह बहुत ही ज़रूरी हो चुका है कि हम लोग जो भी हम लोग का जो एक्टिविटीज है उसका इन्वायरमेंट पे क्या उसका अफेक्ट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर हम लोग क्लोजली वॉच कर सके। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है हमारे कंट्री का वो 1 बिलियन मार्क से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। और ये जो लार्ज पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, इसका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है रिसेंट ईयर्स में, वो उसकी बहुत कमी आई है। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है, जैसे कि पॉल्यूशन स्पेशली, और इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके डिप्लीटेशंस के बारे में। Although natural phenomena such as earthquakes, floods, tsunamis, cyclones, and fires affect the environment on a large scale, nature has a capacity of recovering. It is, however, high time that each citizen becomes aware of these issues in order to contribute towards saving the environment. जितने भी नेचुरल फेनोमेना है जैसे कि अर्थक्वेक्स, भूकंप हो गया, फ्लड्स बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, साइक्लोन्स हो गया, फायर्स मतलब कि जिसमें आग लग जाता है रैपिडली फॉरेस्ट में, वो सब इन्वायरमेंट को लार्ज स्केल पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उनका जो नेचर है, उनका जो कैपेसिटी है रिकवरिंग का, वो तो रिकवर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे सिटीजन्स है उनका यह ड्यूटी है, उनका यह कर्तव्य है कि वो अपने इन्वायरमेंट को
सेव करें। Environmental problems. Environmental problems may occur due to natural disasters and or degradation caused by human activities. A disaster, whether it is natural or man-made, results in large-scale damage of life and property. The effect of these disasters can be felt either locally or at the ग्लोबल लेवल। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल एंड मैन-मेड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से या फिर जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसके डिग्रेडेशन की वजह से होता है। जो डिजास्टर है वो नेचुरल भी हो सकता है और मैन-मेड की वजह से भी हो सकता है, और ये जो लाइफ को और प्रॉपर्टी को बहुत ही लार्ज स्केल पे डैमेज करता है। जो डिजास्टर्स है वो लोकली और ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है, और इन्हें हम लोग दो कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं। इन फर्स्ट वन इज नेचुरल डिजास्टर्स एंड द अदर वन इज man-made disasters. Here are the flowchart which shows natural disasters and man-made disasters. Natural disasters are following, which is flood, cyclone, earthquake, forest fire, tsunami, and landslide. And here is man-made disasters: deforestation and loss of ecosystems, air, water, and land pollution, depletion of fossil fuels, which is oil, coal, and natural gas, concentration of pesticides in organisms leading to biomagnification, depletion of ozone layer, and global warming. And the last one is unhygienic living conditions due to generation of seismic disturbances. So let's study about them in details. Natural disasters and their impact on environment. Following are the nodal agencies in the Government of India mandated for early warning of different natural hazards. तो नीचे में नोडल एजेंसीज दिया हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि हम लोग को पहले से वार्निंग देते हैं कि कौन कौन से नेचुरल hazards आने वाले हैं और हम लोग को उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। Here are the disasters and their respective nodal agencies. So आप लोग इसको केयरफुली वॉच करो, देखो और इस चीज को समझो। Let us discuss some such disasters and their impact on humans and other living beings. तो हम लोग उस disasters के बारे में पढ़ते हैं, उनके impact जो human और living beings पे क्या पड़ते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। Floods. India, being a country of many rivers and with tropical climate, is one of the most flood-prone countries of the world. We regularly learn about the damage caused due to floods. Floods are frequent because most of the rivers are full of water during monsoons. Flooding is caused by the inadequate capacity within the banks of the rivers to contain the high flow of water due to heavy rainfall. Areas having poor drainage get flooded by accumulation of water. Do you know that even humans contribute to flooding by blocking the natural flow of a river? तो जो इंडिया है उसमें बहुत सारे रिवर्स वाले ये कंट्री, और उसका जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है, जिससे जो ये एक मोस्ट फ्लड प्रोन एरियाज बन जाता है। और हम लोग हमेशा इसके बारे में फ्लड से जो कि जो भी डैमेज होता है हम लोग इसको हमेशा पढ़ते रहते हैं, कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो कभी न्यूज़ पे देखते हैं, कभी हम लोग इंटरनेट पे भी इस चीज़ को देखते हैं। जो फ्लड्स होता है वो फ्रिक्वेंट होता है क्योंकि जो जितने भी रिवर्स होते हैं वो वाटर से फुल हो जाते हैं मानसून के टाइम में, और फ्लड जो है वो इनएडिक्वेट कैपेसिटी होता है कि जो कि जो रिवर होता है उनके अंदर जो पानी की कैपेसिटी को होल्ड करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिससे वो हाई फ्लो हो जाता है और हेवी रेनफॉल के टाइम में वो पूरे बाढ़ का एक बड़ी बाढ़ का पूरा एरिया में तब्दील हो जाता है। जो एरियाज होता है जिसका जो ड्रेनेज जो होता है वो पुअर होता है, वो वहाँ पे बाढ़ का ज़्यादा असर होता है, वहाँ पे जो पानी होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। और क्या आप जानते हो जो ह्यूमन भी कंट्रीब्यूट करता है फ्लडिंग में, वो कैसे करता है? तो वो नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर को जब ब्लॉक करता है तभी फ्लड आता है, तभी बाढ़ आता है। Almost all Indian states have been affected by serious floods. Apart from loss of lives of humans and cattle, on an average every year 75 lakh hectares of land area is affected by the floods annually, accompanied by damage to crops, houses, and public utilities. तो जो इंडियन स्टेट्स है वो मतलब कि जितने भी ऑलमोस्ट जितने इंडियन स्टेट्स है वो सीरियस फ्लड से अफेक्ट हुए हैं। उनका जो लॉस होता है ह्यूमंस का, कैटल्स का, वो हर साल कितने होते हैं? 75 लाख
हेक्टेयर्स लैंड एरिया जो है वो फ्लड से अफेक्ट हो जाता है। और इसमें क्रॉप्स का, हाउस का और जो पब्लिक यूटिलिटीज वाले जो भी चीज होते हैं उनको बहुत ही भारी मात्रा में क्षति पहुंचती है। Interestingly, while on one hand floods cause large-scale losses, on the other hand it helps agriculture by improving the soil quality. तो हम लोग को ये जान के भी ये एक चीज इंटरेस्टिंग है इसमें कि जब एक तरफ तो जो फ्लड्स है उसके कारण बहुत सारी भारी मात्रा में हम लोग को नुकसान पहुंचता है, लेकिन दूसरी तरफ वो एग्रीकल्चर में सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। Here is the preventive measures and management to prevent floods damage. The following steps may be taken to prevent damage due to floods. तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिया गया है जिसमें हम लोग उस डैमेज से को प्रिवेंट कर सकते हैं जो कि फ्लड्स के द्वारा हम लोग को पहुंचाया जाता है। नो कंस्ट्रक्शन शुड बी अलाउड इन द रिवर बेड्स। रिवर बेड्स के आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन हम लोग को अलाउ नहीं करना चाहिए। टाइमली क्लीनिंग एंड डिस्ट्रिक्टिंग ऑफ वाटर चैनल्स एंड रिजर्वायर्स बाय सिविक एजेंसीज। तो जितने भी सिविक एजेंसी है उनको टाइम टू टाइम वाटर चैनल्स का डिसिल्टिंग करना चाहिए, क्लीनिंग करना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिल्टिंग? Removal of earthy materials. Safe disposal of surplus runoff water from river to river and drain to drain to ensure easy flow of water. तो जो भी रन ऑफ वाटर होता है जिनका सरप्लस होता है रिवर टू रिवर जाने में और ड्रेन टू ड्रेन, तो उनका हम लोग इंश्योर करना चाहिए कि उनका जो फ्लो हो वो इजीली हो, उनमें कोई भी ब्लॉकिंग ना हो। Buildings like public institutes, schools, offices, telephone exchange, power supply stations, railway tracks and stations, roads and residential areas, etc. need to be built above levels that correspond to floods occurring in the past few years. तो जितने भी ये सब जो बिल्डिंग्स है जैसे कि पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हो गए, स्कूल्स, ऑफिसेस, टेलीफोन एक्सचेंज, पावर सप्लाई स्टेशंस, रेलवे ट्रैक स्टेशंस, रोड्स, रेसिडेंशियल एरियाज, उन लोगों को कहाँ पे बिल्ड करना चाहिए, जबकि कुछ रिसेंट पास्ट ईयर्स में जहाँ पे फ्लड आए हुए उसके लेवल से थोड़ा ऊपर में हम लोग को ये सब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए। कंस्ट्रक्टिंग फ्लड प्रूफ बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स कैसा होना चाहिए, फ्लड प्रूफ उनका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। Local community as well as authorities need to have a ready plan for evacuation. It is important to identify an evacuation center in the flood prone area and give it public city so that people can move there in emergency. Adequate supply of food and drinking water may also be considered. तो जो लोकल कम्युनिटी है उनको और जो अथॉरिटी है उनको क्या एक प्लान रखना चाहिए रेडी कि वहां पे जब भी फ्लड आए तो वहां पे इवैक्यूएशन का काम वो स्टार्ट कर पाए। इवैक्यूएशन मीन्स कि वो जो लोग हैं जो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ की जो प्रॉपर्टी है जस्ट लाइक कैटल ये सबको वहां से वो खाली करके दूसरे सेफ प्लेस पे ले जाए इमरजेंसी के टाइम में, और वो लोगों को फूड और ड्रिंकिंग वाटर का कंटिन्यूस सप्लाई कर सके। Floods can also cause epidemics. Can you suggest any two possible way of preventing the epidemics? Yes, you are right. Drinking wild water, eating properly cooked food. Epidemics, an outbreak of contagious disease that spreads rapidly and widely. So here is the meaning of epidemics. That is, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि रैपिडली और वाइडली स्प्रेड होता है। तो फ्लड के कारण एपिडेमिक्स भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पे दो पॉसिबल वे दिया है जिससे हम लोग एपिडेमिक्स को रोक सके। पहला है कि हम लोग को जो पानी है उसको बॉईल करके पीना चाहिए, और दूसरा जो कि हम लोग को खाना प्रॉपरली कुक करके खाना चाहिए। Cyclones. India has a long coastline which is vulnerable to the tropical cyclones in the Bay of Bengal and the Arabian Sea. The Bay of Bengal region is frequently battered by storms and cyclones. Cyclones are intense low pressure areas in the form of depressions or cyclone storms. Severe cyclones are associated with hurricane winds etc. तो इंडिया जो है वो उसका लॉन्ग कोस्ट लाइन है। इट मीन्स क्या है कि ये एक तरफ से ये बे ऑफ बंगाल की तरफ इसका कोस्ट लाइन है, दूसरी तरफ अरेबियन सी, और इसमें इंडियन ओशियन, ये तीनों जो समुद्र है वो हम लोग का जो इंडिया है उससे ये इसका कोस्ट लाइन घिरा हुआ है। जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स आते रहते हैं, और जो साइक्लोन है वो लो प्रेशर एरियाज में आता है, उससे वो चक्रवाती तूफान आता है जिसमें हरिकेन और विंड्स भी शामिल होते हैं। There are two cyclone seasons in India: the pre-monsoon season April May and the post-monsoon season October December. The states of Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal are the most affected states due to cyclones. तो इंडिया में दो साइक्लोन सीजन है, एक प्री मानसून सीजन विच इज इन अप्रैल में, एंड सेकेंड वन इज पोस्ट मानसून सीजन विच इज इन अक्टूबर एंड दिसंबर। और जो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल है, ये साइक्लोन्स की वजह से ज्यादा अफेक्ट होता है। Balasore district in Odisha
is the most vulnerable district for cyclone landfall. You would have heard about Odisha super cyclone that occurred in the state of Odisha on October 29, 1999 at a wind speed of 270 to 300 km per hour accompanied by heavy rains continuously for 3 days. The sea surged up to 7 meters high and sea waves traveled up to 15 to 20 किलोमीटर इन लैंड. जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का वो ज़्यादा बहुत ही बड़ा वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है जो कि साइक्लोन के द्वारा हमेशा उसको डैमेज पहुंचता रहता है. आप लोगों ने उड़ीसा सुपर साइक्लोन के बारे में सुना होगा जो कि अक्टूबर 29, 1909 में हुआ था और इसका विंड स्पीड था 270 टू 300 किलोमीटर पर आवर और इसमें हेवी रेन्स कंटिन्यूसली 3 डेज तक आया था. और जो सी का जो पानी का जो लेवल था वो 7 मीटर हाई था और जो सी का जो वेव्स था वो 15 से 20 किलोमीटर लैंड की ओर बढ़ रहा था. This resulted in heavy losses. The agriculture, livestock, infrastructure, industries, and environment were badly devastated during the cyclone. तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा heavy loss हुआ था एग्रीकल्चर को, लाइवस्टॉक को, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ के जो इंडस्ट्री थे और जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था, डेवस्टेट हो गया था साइक्लोन के टाइम में. Here is the figure 30.2 which shows in A formation of a cyclone, B cyclones disrupt coastal life and property. Preventive measures and management. So look up on this. Building are to be constructed keeping in the mind cyclone safety measures. Decaying trees or any other loosely fixed objects and unsafe buildings need to be demolished. तो जो बिल्डिंग्स है उनको साइक्लोन सेफ्टी मेजर्स को माइंड में रखते हुए बनवाना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए और जितने भी डिकेइंग ट्रीज है या फिर जो लूजली फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स है और जो अनसेफ बिल्डिंग है उनको डिमोलिश करना चाहिए, उनको गिरा देना चाहिए. जो एक्स्ट्रा फूड एंड एनफ ड्रिंकिंग वाटर में भी स्टोर इन एडवांस. जब हमें पता चले कि साइक्लोन्स आने वाला है इसका जब हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग एक्स्ट्रा फूड और जो एनफ ड्रिंकिंग क्लीन वाटर को स्टोर करके एडवांस में रख लेना चाहिए. हरिकेन लैंटर्न फिल्ड विद केरोसिन एंड फ्लैश लाइट, मैच बॉक्स, कैंडल्स एक्सेट्रा शुड बी केप्ट रेडी. तो जो हरिकेन लैंटर्न होता है जिसमें केरोसिन भर के फ्लैश लाइट्स को, मैच बॉक्स, कैंडल्स जितने भी चीज होते हैं उनको रेडी रख लेना है. In case of a cyclone, head for the proper shelter or evacuation point. Keep calm and remain there until informed that you may return home. Neither panic nor lend an ear to rumors. तो साइक्लोन के केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रॉपर शेल्टर को ढूंढना चाहिए जहाँ पे evacuation point आपको जहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे ले जाया जाए. आपको वहाँ पे ध्यान से वहीं पर रहना चाहिए और आपको अपना वहाँ पे शांति बनाए रखना चाहिए. और जब तक आपको सूचित न किया जाए तब तक आप अपने घर की ओर नहीं जाए और आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है और नहीं आपको अफवाहों पे ध्यान देने की जरूरत है. After the cyclone has passed, get yourself inoculated against diseases and seek medical care for the injured and sick. Clear the house and dwellings of debris and report any loss to the revenue authorities. साइक्लोन के जब चला जाए तो आपको अपने आप को जो डिजीज जो भी उसके बारे में आपको मेडिकल एडवाइस ले लेना चाहिए. उसके बाद जो भी आपको नुकसान हुआ है, इंजरी हुआ है, आप बीमार पड़े हो तो आप उस चीज़ का चेकअप करवा लो, मेडिकल केयर करवा लो. उसके बाद जितने भी हाउसेज या फिर जो डेब्रिज है उसको आप साफ करवाओ. उसको आप और जो भी रिपोर्ट या लॉस हुआ तो आप उसको रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास उसको रिपोर्ट करो. Earthquakes is a common phenomenon. It is a shaking, rolling, or sudden shock of the Earth's surface. We are aware of the serious damages caused by earthquakes to life and property at Bhuj and Anjar near Ahmedabad and some other places in Gujarat on 26 January 2002. Earlier, Latur in Maharashtra had also experienced a similar natural disasters on 30 September 1993. Most earthquakes passed unnoticed. जो earthquake है वो common phenomenon है. इसमें क्या होता है कि अर्थ को सडन शॉक लगता है, रोल होता है, ये शेक करता है अर्थ सरफेस और हम लोग सीरियस डैमेजेस के बारे में अवेयर है जो कि अर्थक्वेक्स के द्वारा हम लोग को होता है जैसे कि लाइफ और प्रॉपर्टी. और जो भुज जो अंजार अहमदाबाद के अंजार के पास में है उसमें जो गुजरात है वहाँ पे 26 जनवरी 2002 को और जो लातूर है महाराष्ट्र में उसके पास वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेशन हुआ था नेचुरल डिजास्टर के कारण 30 सितंबर 1993 को. और जो बहुत सारे ऐसे अर्थक्वेक्स भी होते हैं जिसको हम लोग नोटिस नहीं कर पाते, वो अननोटिस पास हो जाते हैं. मोस्ट अर्थक्वेक्स पास अननोटिस्ड. बहुत सारे ऐसे अर्थक्वेक्स होते हैं जिनको हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं. अर्थक्वेक्स ऑफ greater intensity shake buildings and loosen the bricks. Falling of walls may injure people and property. Earthquakes also cause breakage of water pipes, cut electric
lands, damaged rail and road routes. जो earthquakes होता है, जिसका greater intensity होता है, उनकी जो तीव्रता ज्यादा होती है, तो वो buildings को shake कर सकते हैं, bricks को lose कर सकते हैं, और जो walls से है, अगर वो गिर जाएंगे तो people को इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी को इंजरी हो सकती है। और जो अर्थक्वेक्स है वो उनके क्या होता है कि वाटर पाइप, इलेक्ट्रिक लाइंस को कट कर देते हैं, एंड रेलवे लाइंस और जो रोड रूट्स हैं उनको डैमेज करते हैं। The intensity of earthquake is related to the amount of energy released when rocks give way to the forces within the earth. It is measured with the help of an instrument known as seismograph. The intensity of an earthquake is measured on the Richter scale invented by the scientist C.F. Richter. earthquake का जो intensity है वो रिलेट करता है कि कितना वो जो अर्थ है वो कितने फोर्स के साथ वो एनर्जी का रिलीज कर रहा है, जब अर्थ जो रॉक्स है वो जब शेक करता है तब। और इसको हम लोग सिस्मोग्राफ की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। और जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक का वो रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है, जो कि साइंटिस्ट C.F. रिचर के द्वारा इन्वेंट किया गया था। हियर इज द वैल्यू इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ डैमेज। तो कितने वैल्यू पे कितना हम लोग को डैमेज हो जाता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। Impact of a severe earthquake. Recently, you have seen the devastation due to earthquake in Sikkim on 18 September 2011 on your TV monitors or pictures in the print medium. तो आप लोगों ने सिक्किम में देखा होगा 18 सितंबर 2011 को टीवी मॉनिटर्स पे या फिर पिक्चर्स पे प्रिंट मीडियम के द्वारा कि वहां पे कितना डेवास्टेशन हुआ था अर्थक्वेक के कारण. Most problems from an earthquake results due to falling objects and debris because of collapse of the building or ceiling, plaster, etc. and not due to the ground movement. तो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है अर्थक्वेक के द्वारा वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के कारण होता है, जो डेब्रिस होते हैं उनके कोलैप्स के कारण होते हैं, या फिर बिल्डिंग या जो सीलिंग प्लास्टर उनके उनकी गिरने से होते हैं, ना कि ग्राउंड मूवमेंट के द्वारा होते हैं, ग्राउंड मूवमेंट के कारण होते हैं। Here's the figure 30.3 which shows collapsing of buildings and build up debris. A severe earthquake damages roads, bridges, dams, fields, and settlements for or cause fires due to short circuits or other means. तो जो सीवियर earthquakes जो तेज आता है वो रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, फील्ड, सेटलमेंट्स को डैमेज कर सकता है, या फिर शॉर्ट सर्किट्स या फिर दूसरी मीन्स से वो फायर को भी कैच करवा सकता है। प्रिवेंटिव मेजर एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मेजर्स एंड मैनेजमेंट दिया हुआ है जो कि अर्थक्वेक को प्रिवेंट कर सके। मॉडर्न अर्थक्वेक्स रेसिस्टेंट आर्किटेक्चर फॉर द बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा में बी अडोप्टेड। तो हम लोग को जो अर्थक्वेक्स रेसिस्टेंस आर्किटेक्चर जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स या डैमेज या ब्रिजेस हम लोग बना रहे डैम्स और ब्रिजेस को, उसको हम लोग मॉडर्न अर्थक्वेक रेसिस्टेंट आर्किटेक्चर के द्वारा बनवाना चाहिए। In the event of any earthquake, stay as safe as possible. Be aware that some earthquakes are actually foreshocks and a larger earthquake might follow. Minimize your movements to a few steps to a nearby safe place, and stay indoors until the shaking has stopped and you are sure exiting in safe. तो आप लोग को क्या करना चाहिए, जो अर्थक्वेक है तो आप लोग को पॉसिबली सेफ जगह पे होना चाहिए। आप लोग को अर्थक्वेक्स में जब भी आए, जब शॉक हो या फिर अर्थक्वेक लार्ज इंटेंसिटी पे आए, तो आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग को अपने मूवमेंट को मिनिमाइज करना चाहिए, और आपको सेफ प्लेस पे जैसे कि इंडोर्स में आपको रहना चाहिए जब तक शेकिंग स्टॉप ना हो जाए। Stay away from glass, windows, outside doors and walls, electricity poles, trees, and anything that could fall, such as lightning, fixtures, mirrors, or furniture. If you are in a multi-storied building, stay on the same floor. Do not use elevators or run towards the staircase doors. तो आप लोग को ग्लास, विंडो, आउटसाइड डोर्स, वॉल्स, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, ट्रीज और एनीथिंग जो कि फॉल हो सकता है, गिर सकता है, उससे आपको दूर रहना चाहिए। और जैसे कि लाइटनिंग फिक्चर्स होते हैं, मिरर्स होते हैं, फर्नीचर होते हैं, आप सबको ये सबसे भी दूर रहना चाहिए। अगर आप लोग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में तो आपको उसी फ्लोर पे रुक जाना चाहिए, और आपको एलिवेटर्स या फिर लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए, और ना ही सीढ़ियों की तरफ दरवाजे से जोर से दौड़ लगाना चाहिए। If traveling, stop the vehicle away from building walls, slopes, trees, electricity poles, and wires, and move out in the open.
Keep calm and stand under strong beams that may not fall or creep under the dining table or a strong bed. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपनी गाड़ी को रोक लो, उसके बाद बिल्डिंग्स जो या फिर जो वॉल्स है, स्लोप से, ट्रीज है या इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है जहाँ पे वायर्स है, वहां से आप लोग थोड़ा दूर अपने व्हीकल को रोक लो और वहां से आप क्या करो, उससे निकल जाओ व्हीकल से और ओपन एरिया में चले जाओ और वहां पे आप लोग आराम से काम करो, मतलब इट मीन्स आराम से रहो और आपको अच्छे से खड़े रहना है। और अगर इस चीज से आप लोग मतलब कि ध्यान दो कि आप लोग के आसपास कोई भी गिरने वाली चीज ना हो। अगर आप घर में हो तो आपको डाइनिंग टेबल या फिर स्ट्रॉन्ग बेड के अंदर चले जाना चाहिए। इफ यू आर इन अ बिल्डिंग एंड अनएबल टू मूव, कवर योर हेड एंड बॉडी विद योर आर्म्स, पिलोज और ब्लैंकेट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर आप बिल्डिंग में हो और आप मूव नहीं कर सकते हो तो आप अपने हेड को, अपने बॉडी को, अपने आर्म्स या पिलोज या ब्लैंकेट से प्रोटेक्ट करो ताकि आपके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट गिर ना जाए। After an earthquake, keep calm, switch on the radio, TV, and obey any instructions you hear on it. Keep away from beaches and लो बैंक्स ऑफ रिवर्स, ह्यूज वेव्स में स्वीप इन, बी प्रिपेयर्ड फॉर आफ्टर शॉक। तो आप लोग को आराम से शांति बनाए रखना है। रेडियो टीवी को आप लोग स्विच ऑन करो और अगर उस पर कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, आप उसको सुन रहे हो तो आप उसका पालन करो। आपको बीचेस और लो बैंक्स ऑफ रिवर से दूर रहना है और नहीं तो जो वेव्स है वो आपको स्वीप इन कर सकता है और आपको जो भी आगे जो आफ्टर शॉक्स होने वाले उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। इमीडिएटली क्लीन अप एनी इन्फ्लामेबल प्रोडक्ट्स दैट मे हैव स्पिल्ड, अल्कोहल, पेंट एक्सेट्रा। आपको क्या करना है, जितने भी या फिर इन्फ्लामेबल प्रोडक्ट्स है जो कि अल्कोहल या जो पेंट है उससे आपको क्या करना है, क्लीन करना उसे, ठीक है, जिससे अगर वो गिर गया तो उसे क्लीन कर लेना है। इफ यू नो दैट पीपल हैव बीन ब्यूरिड, इन्फॉर्म द रेस्क्यू टीम्स, डू नॉट रश एंड डू नॉट वर्सन द सिचुएशन ऑफ इंजर्ड पर्सन और योर ओन सिचुएशन। तो अगर आप मतलब कि आप जानते हो कि अगर कोई पीपल जो है, कोई लोग है जो कि कहीं दब गया है तो आपको रेस्क्यू टीम्स को इन्फॉर्म करना है, खुद आपको रश नहीं करना है, खुद आपको उस सिचुएशन को बिगाड़ना नहीं है, ये या फिर अपने के लिए भी उस सिचुएशन को नहीं बिगाड़ना, जो इंजर्ड पर्सन है उनके लिए भी उस सिचुएशन को नहीं बिगाड़ना है। चेक फॉर इंजरीज, अप्लाई फर्स्ट एड, हेल्प अदर्स। अगर कोई इंजरीज हुई है तो आपको फर्स्ट एड का अप्लाई करना है और दूसरों की भी हेल्प करना है। चेक फॉर फायर एंड स्ट्रक्चर डैमेज एंड क्लियर ब्लॉक्ड एग्जिट्स। तो आपको फायर और स्ट्रक्चरल डैमेज के ऊपर भी चेक करना है और जो अगर आपका निकलने का जो रास्ता वो ब्लॉक हो गया उसकी ओर भी एक बार आराम से चेक ऑन कर लेना है। फॉरेस्ट फायर्स। From prehistoric times, forest and fire have remained inseparable. In fact, the temperature-worst forest ecosystem has been regenerated and rejuvenated with active help of forest fires. Forest fires have become a major causes of concern because it threatens human habitats and deprives humans from accessing forest resources. You are already aware of the benefits we derive from forest. Full benefits of forest resources can be obtained only if timber, wood is protected from fire, disease, and insect pests. Forever cover of India is 19.27% corresponding to 63.3 million hectares. तो हम लोग प्री हिस्ट्रिक टाइम से ये जानते हैं कि जो फॉरेस्ट है उसमें फायर्स को इन सेपरेट रखना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। इनफैक्ट जब टेम्परेचर्स जो वर्ल्ड इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है, उसका जो रीजनरेशन होता है, रिजुवनेट होता है, वो किससे होता है, फॉरेस्ट फायर के थ्रू होता है। जो फॉरेस्ट फायर है वो एक बहुत ही बड़ा कारण है और बहुत ही चिंता के विषय है जो कि ह्यूमंस के हैबिटेट्स और उनके फॉरेस्ट रिसोर्सेज को ट्रीट कर रहा है होता है फॉरेस्ट फायर। आप इसके बारे में इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके लॉस के बारे में पहले से ही आप अवेयर हो। जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनका जो बेनिफिट है तभी हमें मिल सकता है जबकि जो टिम्बर है वो फायर से प्रोटेक्ट हो सके, जो डिजीज या फिर जो इंसेक्ट पेस्ट है उनसे ये फ्री रह सके। जो फॉरेस्ट इंडिया का वो कितने एरिया में 19.27% लैंड एरिया में जो कि 63.3 मिलियन हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। Forest fire can broadly be classified into three categories. जो forest fires हैं उनको three categories में डिवाइड किया गया है। नेचुरल और कंट्रोल फॉरेस्ट फायर, एग्जांपल बाय लाइटनिंग स्ट्राइकिंग ड्राई ट्रीज। जो नेचुरल या कंट्रोल फॉरेस्ट फायर एग्जांपल की लाइटनिंग स्ट्राइकिंग हो गया जो कि ड्राई ट्रीज पे होता है। फॉरेस्ट फायर कॉज्ड बाय हीट जनरेटेड इन द लिटर एंड अदर बायोमास इन समर एंड ड्राई सीजन। जो फॉरेस्ट फायर्स है वो हीट जनरेट के कारण जो कि लिटर या जो बायोमास है उस पर अगर गिर गया तो उसके कारण भी होता है। फिर
ह्यूमन नेग्लिजेंस एग्जाम्पल बाय केयरलेसली ड्रॉपिंग लाइटेड मैच स्टिक्स और सिगरेट स्टब, जो ह्यूमन नेग्लिजेंस के कारण भी होता है, जो ह्यूमन है वो ध्यान नहीं देते, जैसे कि वो लाइटेड मैच स्टिक्स या जो सिगरेट स्टब्स है उनको वो लाइटेड ही गिरा के छोड़ देते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। Fire are a major cause of forest degradation and have wide-ranging adverse ecological, economic and social impact. जो फायर है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के लिए बहुत ही बड़ा कारण है, जिससे इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इम्पैक्ट्स हम लोग के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। Loss of valuable timber resources, biodiversity and extinction of plants and animals, loss of natural vegetation and reduction in forest cover are the damages caused to environment by forest fires. Fires may also lead to degradation of catchment areas. तो हम लोग को इसमें से बहुत सारे वैल्यूएबल टिम्बर रिसोर्सेज उनका लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी का और जो प्लांट्स के एक्सटेंशन का भी लॉस हो जाता है, एनिमल्स के लाइफ का, नेचुरल वेजिटेशन का, जो फॉरेस्ट एरिया है उनके उनमें रिडक्शन होता है और इन्वायरमेंट पे भी बहुत ही बड़ा डैमेज होता है फॉरेस्ट फायर के कारण। जो फायर्स है वो कैचमेंट एरियाज का डिग्रेडेशन करवाते हैं। अदर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, ग्लोबल वार्मिंग, चेंज इन द माइक्रो climate of the area with unhealthy living conditions, soil erosion affecting productivity of soils and depletion of ozone layer। तो और भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स है फॉरेस्ट फायर की वजह से, जो कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, फिर माइक्रो क्लाइमेट में चेंज होता है उस एरिया में, और उनका जो लिविंग कंडीशंस होता है वो अनहेल्दी हो जाता है। सॉइल इरोजन से क्या होता है कि जो सॉइल होते हैं उनका प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट होता है और ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। अप्रोक्सीमेटली 300 million people are directly dependent upon collection of non-timber forest products for their livelihood. Forest fires are also responsible for loss of livelihood for tribal people and other rural people poor। तो लगभग 300 मिलियन पीपल है जो कि डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, जो कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट से देयर लाइक अपने लाइवलीहुड के लिए वो टिम्बर को कलेक्ट करते हैं, लकड़ियों को कलेक्ट करते हैं। जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं वो ट्राइबल पीपल जो कि आदिवासी होते हैं उनके भी जीवन के लिए बहुत बड़ा संकट है, और जो भी अदर जो रूरल एरिया में जो पुअर्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बड़ा संकट का कारण है। प्रिवेंटिव मेजर एंड मैनेजमेंट, तो हम लोग इस पे भी मेजर एंड मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। डैमेज कॉज ड्यू टू अ फॉरेस्ट फायर कैन बी कंट्रोल बाय द फॉलोइंग मीन्स। तो गेट ड्राई लिटर एग्जाम्पल, डाइंग ट्विग्स, लीव्स एक्सेट्रा रिमूव ड्यूरिंग समर सीजन। जब फॉरेस्ट में जो लिटर जैसे कि जो ड्राइंग ट्विग्स है या फिर जो लीव्स है उसको रिमूव कर लेना चाहिए। कॉल अ फायर ब्रिगेड, ट्राई टू पुट आउट द फायर बाय स्प्रेइंग वाटर और डिगिंग अराउंड द फायर जोन। तो जब आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए और वहाँ पे हम लोग को लगातार पानी का स्प्रे करते रहना चाहिए, या फिर वहाँ पे फायर जोन के आसपास गड्ढे को खोद देना चाहिए। मूव फार्म एनिमल्स एंड मूवेबल गुड्स टू अ सेफ प्लेस, और वहाँ पे जो फार्म एनिमल्स है या फिर जो मूवेबल गुड्स है आप उसको सेफ प्लेस पे ले जा सकते हो। डू नॉट थ्रो स्मॉल्डरिंग बीड़ी, सिगरेट और लीव बर्निंग वुड स्टिक्स अराउंड, तो आप लोग को जलता हुआ बीड़ी या जो सिगरेट है या फिर जो लकड़ियां हैं जलती हुई वहां पे छोड़ नहीं देना चाहिए। डू नॉट एंटर फॉरेस्ट इफ इट इज ऑन फायर, और फायर में जब फॉरेस्ट में फायर लगा हो तो आपको वहां पे एंटर नहीं करना चाहिए। कैन यू आंसर व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर? यू मे डिस्कस विद योर एल्डर्स और टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड आंसर द क्वेश्चन इन नॉट more than 50 words in the space provided below, based on the information collected from all the members of your family and others about the ways in which a fire can be caused to, एंड द मेथड्स टू प्रिवेंट फायर। तो आप आंसर कर सकते हो कि जो फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना डिफिकल्ट क्यों होता है। आप इसको अपने बड़ों से या फिर इंटरनेट की हेल्प से भी डिस्कशन करके लिख सकते हो, और वो भी इसका आंसर 50 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और इसे आपको उसके लिए स्पेस प्रोवाइड किया गया है। इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको जितने भी फैमिली मेंबर्स या कहीं से भी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला है आपको उस चीज़ को लिखना है कि कैसे आप फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट कर सकते हो। सुनामी, The word tsunami is a Japanese word meaning harbor wave। तो सुनामी का जो सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर ड्यू टू earthquakes, landslides or volcanic eruptions। Tsunami occurs due to earthquakes under the ocean। Natural barriers such as shoreline tree cover can mitigate effects of tsunami। तो जो इसमें क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जो वाटर होता है वो अर्थक्वेक्स के कारण या लैंडस्लाइड के कारण या वोल्केनिक इरप्शंस के कारण क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। सुनामी कब होता है? जब अर्थक्वेक्स आता है ओशियन के अंदर तब। और नेचुरल बैरियर्स जैसे कि शोरलाइन है, ट्री है, वो सब को ये मिटिगेट तरीके से इफेक्ट करता है सुनामी। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, डू यू नो, आप इसको देख लेना।
Here is some important case studies. यहाँ पे केस स्टडीज भी दिए हुए हैं, आप लोग इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे देना. Islands were severely affected. About 10,000 people died and several thousands were rendered homeless. तो जो आइलैंड्स होते हैं वो सुनामी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं. 10,000 जो पीपल वो उनकी मृत्यु होती रहती है, और जो बहुत सारे जो होमलेस बहुत सारे जो लोग हैं वो होमलेस हो जाते हैं. ठीक है. मैन वर्सेस नेचर, अर्थक्वेक, सुनामी, न्यूक्लियर रेडिएशन थ्रेटिंग जापान. तो यहाँ पे मैन का जो लड़ाई वो नेचर के साथ, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, न्यूक्लियर रेडिएशन थ्रेट जो कि जापान में था, उसका यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करना है. On March 11, 2011, one of the most technologically advanced countries, Japan, was hit by an earthquake of 9.0 magnitude on Richter scale, followed by a 13 feet tsunami in a few minutes. It was the strongest in the world since 130 years. Sendai Airport was inundated with cars, trucks, buses, and thick mud. A large fire erupted at कॉस्मो ऑयल रिफाइनरी. तो मार्च 11 2011 को क्या हुआ था कि जापान में बहुत ही बड़े स्केल पे अर्थक्वेक आया था, जिसका मैग्नीट्यूड 9.0 था, और इसमें 13 फीट सुनामी की लहरें भी आई थी, और जो कि कुछ ही मिनट में क्या किया कि 130 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. और इसमें जो सेंडाई एयरपोर्ट था उसमें कार्स, ट्रक्स, बसेस और जो मर्द थे उनके जमावड़ा लग गया, और जो लार्ज नंबर ऑफ फायर इरप्ट हो गया कॉस्मो ऑयल रिफाइनरी में, मतलब कि आग लग गया था. Here is the figure given below. State of emergency was declared as 5 reactors of 2 nuclear power plants lost cooling ability. Dangerous levels of radiation leak were reported on 15 March 2011 from Fukushima plant after third explosion and fire. तो इमरजेंसी का भी वहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया था. उससे 5 रिएक्टर्स जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थे उनका जो एबिलिटी था, कूलिंग एबिलिटी वो लॉस्ट हो चुका था, और जो डेंजरस लेवल्स था रेडिएशन का वो लीक हो रहा था. और ये 15 मार्च 2011 को फुकुशिमा प्लांट जहाँ पे थर्ड एक्सप्लोजन ऑफ फायर हुआ था वहां पे इस चीज को रिकॉर्ड किया गया था. Here is a figure which shows leakage from the reactor due to effect of tsunami. Landslides. Every monsoon we hear about the massive landslides in the hilly regions leading to blockage of roads. A landslide is the gravitational movement of a mass of rock, earth, or debris down a slope. It occurs when a hilly slope becomes unstable. The natural reasons of landslide are groundwater pressure acting to destabilize the slope, volcanic eruptions, earthquakes, erosion, etc. This is one of the natural environmental problems which is influenced by human activities such as deforestation, dynamite blasting of rocks, earthwork, constructions, vibrations, etc. These activities need cutting down of trees whose roots hold us wire in place. तो हम लोग लैंडस्लाइड्स के बारे में क्या, इसमें क्या होता है कि जो हम लोग जब भी मानसून का सीजन आता है तो हम लोग मैसिव लैंडस्लाइड्स के बारे में हिली रीजन्स में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, इसके बारे में न्यूज़ सुनते हैं जिसमें रोज का ब्लॉकेज हो जाता है. लैंडस्लाइड क्या होता है कि ग्रेविटेशनल मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, मतलब कि जो मास ऑफ रॉक होता है उसका ग्रेविटेशनल मूवमेंट होता है, और उसमें जो अर्थ के जो डेब्रिस होता है उनका जो स्लोप होता है वो डाउन हो जाता है, और ये कब होता है हिली एरियाज में होते हैं. It occurs when a hilly slope becomes unstable. जो hilly slope होते हैं वो unstable हो जाते हैं तब लैंडस्लाइड का occurrence होता है. और इसका जो नेचुरल रीजन है वो लैंडस्लाइड का वो ग्राउंड वाटर प्रेशर के द्वारा होता है, जो कि स्लोप को डिस्टेबिलाइज कर देता है. वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, अर्थक्वेक्स होता है, इरोजन्स होता है इसकी वजह से. और ये एक नेचुरल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है जिससे ह्यूमन एक्टिविटीज को बहुत ही बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ता है. इसमें डिफॉरेस्टेशन इसकी वजह हो सकती है, डायनामाइट ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स हो सकता है, रॉक्स का डायनामाइट ब्लास्टिंग, अर्थवर्क जो जैसे कि कंस्ट्रक्शंस, वाइब्रेशन, ये सब की वजह से. और जो एक्टिविटीज है इसमें क्या होता है कि हम लोग को इसमें क्या करना चाहिए कि जो भी ट्रीज है उसके रूट्स क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रख सकते हैं प्लेस पे, इसलिए हम लोग को ट्रीज को भी लगाते रहना चाहिए. इन मेजॉरिटी ऑफ द केस लैंडस्लाइड्स आर ट्रिगर्ड बाय हेवी और प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल. लैंडस्लाइड आर अ मेजर hazard in most mountains and hilly regions as well as in steep river banks and coastlines. Landslides cause damage to lives, property, and disruption in movement of traffic or highways linking people living in hilly areas. They are a common feature in hilly areas. तो
केस मेजर ऑफ केसेस में क्या होता है कि जो लैंडस्लाइड होता है वो हेवी और प्रोलॉन्ग रेनफॉल के द्वारा होता है। जो लैंडस्लाइड है उसका जो इसमें जो मुसीबत हो जो माउंटेनियस और हिली रीजन्स में होता है और स्ट्रिप रिवर बैंक्स और कोस्टलाइंस के पास भी होता है। लैंडस्लाइड्स होते हैं उनसे लाइव्स और प्रॉपर्टी और ट्रैफिक हाईवेज जो कि एक पीपल को मतलब कि एक जगह तो वो दूसरी जगह हिली रीजन में ज्वाइन करते लिंक करते उनका डिस्ट्रप्शन हो जाता है और ये हिली रीजन का एक बहुत ही बड़ा कॉमन फीचर है। Here is the figure 30.6 which shows soil erosion and landslides from mountain heights or not only block traffic but also damage habitation. Cloudburst. When we hear the news of landslide, it is often accompanied by cloudburst. A cloudburst is an extreme amount of precipitation, sometimes with hailstorms and thunderstorms. It occurs for few minutes and can create flood conditions, which often results in landslides. तो जो क्लाउड जब लैंडस्लाइड की जो हम लोग न्यूज़ सुनते हैं तो उसके साथ क्लाउड बर्स्ट की भी न्यूज़ आती रहती है। इसमें क्या होता है कि जो क्लाउड बर्स्ट उसमें बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट में प्रेसिपिटेशंस होते हैं, कभी-कभी हेल स्टॉर्म्स होते हैं, थंडरस्टॉर्म्स होते हैं और ये कुछ मिनटों के लिए होता है, लेकिन इससे जो फ्लड का कंडीशंस का रिजल्टिंग हो जाता है। On 6 August 2010 in Leh, a cloudburst and heavy rains caused flash floods. About 193 people were reported to have died and 200 people were reported missing. Thousands of people were rendered homeless and extensive damage to property and infrastructure took place. तो 6 अगस्त 2010 में क्या हुआ था कि लेह में क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसके साथ हेवी रेन हुआ था और फ्लड्स आए थे और 193 पीपल जो कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी और 200 पीपल थे उनको उनका रिपोर्ट किया गया था कि वो मिस हो चुके हैं, वो खो चुके हैं और थाउजेंड्स ऑफ पीपल होमलेस हो चुके थे और उनका बहुत सारा प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सटेंसिव डैमेज हुआ था। Here is a figure 30.7 which shows a certain cloudburst catches human unawares and damages lives and property equally. Preventive measures and management. Prevention of natural disasters like cyclones, tsunami, cloudburst is not in human hands. However, early warning system could help in saving lives. It is also important to have a ready home plan to tackle aftermath, especially by those living in the vicinity of disaster-prone areas. The following link and helpline may help you in preparing your plan. National Disaster Management can be accessed as http www.nd india.nic.in और सेकेंड वन इज हेल्पिंग ड्यूरिंग द डिजास्टर 1070। तो यहाँ पे जो नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि साइक्लोन सुनामी क्लाउड बर्स्ट है वो ह्यूमन हैंड्स की वजह हाथ में नहीं कि उसका वो प्रिवेंशन कर सके, लेकिन जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है उस पर वो ध्यान देंगे तो उनका जो लाइफ है उनका सेव हो सकता है और ये भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि उनके पास रेडी होम प्लान होना चाहिए जो कि इस कंडीशन के बाद वो अपने ऊपर अप्लाई कर सके, स्पेशली वो पीपल जो कि उस डिजास्टर प्रोन एरियाज में रह रहे हो। यहाँ पे 2 लिंक दिया गया है जो कि उनको इस प्लान को प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है। एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कि यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है एंड सेकेंड वन इज ये एक नंबर है 1070, वो हेल्पलाइन नंबर है डिजास्टर के टाइम का। Here is the next question 30.1. We try to solve all the questions which is mentioned here. Impact of human population on the environment. हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। We all know that the population of India has crossed the figure of 1 billion. Did you know that the world population of humans today is estimated to be 6.91 billion and is expected to rise between 7.5 and 10.5 billion by the year 2050? This population size would require large-scale resources such as water, food, space, energy, land, fuel, etc., which will certainly have a drastic effect on the environment at the local as well as global level. तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है और जो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है ह्यूमन का वो आज 6.91 बिलियन की इसका एस्टिमेशन किया गया है और ये इसका 2050 में राइज होने की और संभावना है। ये मे बी 7.5 और 10.5 बिलियन के क्रॉस हो जाए और ये जो पॉपुलेशन साइज है बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल लार्ज हो जाएगा और जो रिसोर्सेज है जैसे कि वाटर, फूड, स्पेस, एनर्जी, लैंड, फ्यूल ये सब की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है और इसका जो इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे लोकल और ग्लोबल लेवल पे उसका भी बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है इसकी कमी में। Although the growth
in the human population leads to added stress on our resources. Indiscriminate and irresponsible use of our natural resources make it even worse. Large population means more land under cultivation for food production and water for irrigation, more fertilizers and pesticides in the environment. Forests are also cleared to create space for housing, roads, education institutes, industries, etc. To meet the demand of food, housing, and energy and environmental resources are being depleted at a fast pace. Environment has the potential to replenish most of its resources over a certain period of time. However, overexploitation of resources and human activities has resulted in many environmental problems. तो जो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाएगा तो हम लोग के नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत बड़ा इसका असर पड़ सकता है। जो लार्ज पॉपुलेशन है उनको बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए खेती के लिए, उनके फूड को कल्टीवेट करने के लिए, उनका प्रोडक्शन के लिए, वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे इन्वायरमेंट को भारी नुकसान पहुँचने की संभावना है। जो फॉरेस्ट है उनको भी क्लियर कर दिया जाएगा ताकि उनको घर मिल सके, रोड्स के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, और उनकी जो भी डिमांड्स है फूड, हाउसिंग और एनर्जी जो कि इन्वायरमेंटल रिसोर्स को पूरी तरह से डिप्लीट कर देगा। जो इन्वायरमेंट है उनका जो उसके पास खुद कैपेसिटी होता है कि वो सर्टेन पीरियड में वो अपने जो चीज़ उनके पास घट रही होती है वो रिप्लेनिश कर सकते हैं, लेकिन जब उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण उससे बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम्स, एयर वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, concentration of pesticides in organisms leading to biomagnification, depletion of ozone layer and global warming, unhealthy living conditions due to generation of more waste. तो इकोसिस्टम का लॉस हो सकता है डिफॉरेस्टेशन की, और डिफॉरेस्टेशन होगा, जो एयर वाटर जो लैंड पॉल्यूशन बढ़ेगा, डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होगा, और जो पेस्टिसाइड्स का ऑर्गेनिज्म में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा जिससे बायोमैग्निफिकेशन हो सकता है, और ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, और जो लिविंग कंडीशंस होगा जो वो अनहाइजीनिक हो जाएगा। लेट अस स्टडी दिस इन डिटेल्स। तो हम लोग इसके डिटेल्स में पढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन, recall what you have studied in the previous lesson. About the importance of forests. Can you now justify how large scale depletion of forest would threaten the survival of living beings? तो आप लोग प्रीवियस लेसन में आपको फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है, फिर क्या आप जस्टिफाई कर सकते हो कि जो लार्ज स्केल डिप्रेटेशन लार्ज स्केल पे अगर फॉरेस्ट का डिप्रेटेशन होगा तो लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल पे कितना इसका असर पड़ने वाला है। Taking the hint from the figures given below, give any two reasons. यहाँ पे आपका पहले तो यहाँ पे फिगर है 30.8 which shows stump of presses after deforestation. आपको इससे हिंट लेके आपको दो रीजंस यहाँ पे प्रोवाइडेड स्पेस में लिखना है। Cutting off the natural forest cover is called deforestation. Forests are being cut for various purposes such as for growing crops and grazing cattle, meeting the demand of wood and paper. तो जो नेचुरल फॉरेस्ट के जो कवर किए हुए थे उसके कटिंग को क्या बोला जाता है? डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। और फॉरेस्ट को क्यों कट किया जा सकता है? बहुत सारे पर्पस के लिए, जैसे कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, फिर कैटल को ग्रेज करवाने के लिए, उनकी डिमांड जैसे कि वुड्स और जो पेपर्स उनको फुलफिल करने के लिए। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट में रिजल्ट इन द फॉलोइंग। अब जो हम लोग फॉरेस्ट को कट कर रहे तो उसके भी कुछ ना कुछ परिणाम होंगे, तो क्या है? Destruction of habitat for wild plants and animals leading to loss and disappearance of many species leading to loss of biodiversity. You have studied about this in lesson 19. तो इसमें क्या होता है कि जो हैबिटेट्स होते हैं वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स के, उनके लॉस का कारण हो सकता है, बहुत सारे स्पीसीज का लॉस हो सकता है, उनके बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है, जो कि आपने लेसन 19 में पढ़ लिया है। रिड्यूस रेनफॉल, जो रेनफॉल है उनका रिडक्शन होगा, मतलब कि रेनफॉल मतलब बारिश कम होगी। लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल अफेक्टिंग वाटर साइकिल एंड रिजल्टिंग इन ड्रायर क्लाइमेट, और जो वाटर टेबल है उनका भी ऊपर भी अफेक्ट होगा, जो वाटर साइकिल है उनका क्या हो जाएगा, वो डिप्लीट होते जाएगा, उनका लेवल कम होते जाएगा। सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड लैक ऑफ वेजिटेशन लीडिंग टू डिसर्टिफिकेशन, और सॉइल इरोजन जैसे कि फर्टिलिटी लॉस हो जाएगा, और जो सॉइल है और जो वेजिटेशन है वो क्या होगा, उनका डिसर्टिफिकेशन हो जाएगा। इट मीन्स वो एक बंजर जमीन में तब्दील हो जाएंगे।
इंक्रीज CO2 लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और जो CO2 का लेवल्स है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग को इससे बढ़ावा मिलेगा। प्रिवेंटिव मेजर्स एंड मैनेजमेंट, द कटिंग एंड felling of trees should be banned through appropriate legal provisions, as you would remember that replenishment of forest in nature takes a long time. This can be done by planting trees in place of cutting down a forest, known as reforestation. A reforestation program may include the following. तो जो कटिंग और फेलिंग ऑफ ट्रीज होता है उसके ऊपर लीगली अप्रोप्रिएट तरीके से उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। और आपको ये याद होगा कि जो फॉरेस्ट है, जो नेचर है, वो अपने आप को रिप्लेनिश कर सकता है, लेकिन ये कब हो सकता है? जब हम लोग कटे हुए ट्रीज की जगह पे नए ट्रीज को प्लांट कर सके, और इस चीज को रिफॉरेस्टेशन के नाम से जाना। और जो रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है उसके कुछ फीचर्स नीचे दिए गए हैं। So let's see the features of afforestation, reforestation. Enforcement of strict environmental laws against felling of trees. तो यहाँ पे एक strict law लगाया जा सकता है कि अगर आप trees काटो तो उसके ऊपर मतलब कि बहुत ही कड़े नियम का प्रावधान हो सकता है, लगाया जा सकता है। ग्रोइंग ऑफ मोर प्लांट्स टू सब्स्टिट्यूट फॉर एवरी सिंगल ट्री दैट हैज बीन कट। तो आपको जब ट्री आप एक सिंगल ट्री कट कर रहे हो तो उसके ऊपर से आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा उसकी जगह पे आप ट्री लगाने की कोशिश करो। सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव enthusiastically, this involves mass plantation in the first week of July। तो आपको वन महोत्सव को भी बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए, जो कि जुलाई की फर्स्ट वीक में वहाँ पे मास जो ट्रीज का प्लांटेशन मास तरीके से करना चाहिए, मतलब वो बहुत बड़े पैमाने पे करना चाहिए। प्रैक्टिसिंग silviculture, the cultivation of forest trees as it provides wood for industries and also increases area under the forest cover। तो आप लोग को silviculture का प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि जो फॉरेस्ट ट्रीज का कल्टीवेशन करना चाहिए, जो कि हम लोग को वुड प्रोवाइड करवाता है और इंडस्ट्री के लिए और हमारे लिए, और हमारे जो फॉरेस्ट कवर होगा उसका जो एरियाज है वो उसके अंदर बढ़ जाएगा। सोशल फॉरेस्ट्री और प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज बाय ग्रुप ऑफ लोकल पीपल्स इज अ मीन्स ऑफ अफॉरेस्टेशन और बिल्डिंग न्यू फॉरेस्ट। तो जो सोशल फॉरेस्ट्रीज में जो पीपल्स है वो रोज में ट्रीज को प्लांट करे, जो कि लोकल पीपल के द्वारा करवाया जाए या फिर उनके ग्रुप्स के द्वारा करवाया जाए, जिससे अफॉरेस्टेशन हो और जिससे हमें न्यू फॉरेस्ट को बिल्डअप करने में हेल्प हो। हियर इज द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज रिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन एंड सिल्वीकल्चर। फर्स्ट वन इज रिफॉरेस्टेशन। इट इज द establishment ऑफ द फॉरेस्ट कवर नेचुरली और आर्टिफिशियली सून आफ्टर द फॉरेस्ट इज रिमूव। इसमें क्या होता है कि जब फॉरेस्ट का रिमूवल स्टार्ट होता है तो उसमें आप नेचुरली तरीके से या फिर आर्टिफिशियली तरीके से इसमें फॉरेस्ट कवर को ग्रोथ करवा सकते हैं। अफॉरेस्टेशन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट इन एन एरिया वेयर द प्रीसीडिंग वेजिटेशन और लैंड यूज वाज नॉट अ फॉरेस्ट। इसमें क्या है कि वहाँ पे आपको फॉरेस्ट लगाना है कि जहाँ पे पहले जमीन बंजर था, आप वहाँ पे प्लांट लगाओ तो उस जगह को उस प्रोसेस को अफॉरेस्टेशन बोला जाएगा। सिल्वीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द एस्टैब्लिशमेंट, ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ ट्री टू मीट डाइवर्स नीड्स एंड वैल्यूज। सिल्वीकल्चर एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें आपको एस्टैब्लिशमेंट, ग्रोथ और कंपोजिशन ट्रीज का मतलब कि इसमें क्या करना है कि जो ट्री है उसको आप ज्यादा से ज्यादा लगाओ, उनके वैल्यूज, उनके जो नीड्स है उनसे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको तो पता ही है कि जो ट्रीज है उनसे हमें कितने फायदे होते हैं, तो हम लोग को हर एक चीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हियर इज द फिगर 30.9 which shows reforestation, one step to put deforestation on back gear। Women in the sub-Himalayan region have started a movement to prevent cutting and felling of trees by hugging them। This is called the चिपको movement। तो सब हिमालय रीजन में जो वुमेन सब है उन्होंने एक ट्रीज को हक करके एक चिपको मूवमेंट चलाया था, जिससे जो ट्रीज है उनका जो कटिंग या फेलिंग है उसको उन्होंने रोका था। Here's the in-text question 30.2। वेल ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर से हो या चैप्टर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें खुद से, उसके बाद फिर आंसर चेक करें और आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सारे का आंसर दिया रहेगा। थैंक यू एवरीवन।